गंगाराम पटेल और बुलाकी दास बाजार से गुजर ही रहे थे कि तभी बुलाकी दास ने देखा कि एक स्त्री हाथों में नंगी तलवार लिए एक आदमी का पीछा कर रही है और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा है। रात होते ही बुलाकी ने गंगाराम से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की गुजारिश की। तब गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। गंगा तट पर बसे एक नगर में रामचरण नाम का एक व्यापारी रहता था। अब से कुछ साल पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ कर दिया था। फूलवती अति सुंदर थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्म सिंह के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। संयोग से एक दिन सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे तो गंगा के भंवर में नाव फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वह दोनों गंगा की लहरों में समा गए। रामचरण ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता नहीं लगा। थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रिया कर्म करवाकर सामाजिक दायित्व निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वे देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगे। अन्य प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगे। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन प्रतिदिन होता था और अब ऐसी हालत हो गई कि दो महीने बाद जब रामचरण घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मार कर सो जाती थी। फूलवती जवान थी। उसकी भी कुछ उमंगे थी, कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय रहती थी। इसलिए वह बहुत व्याकुल रहने लगी। एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक चूड़ी वाला उसके पास चूड़ी बेचने आया। चूड़ी वाला गबरू जवान था, लंबा चौड़ा और खूबसूरत। उस चूड़ी वाले ने फूलवती के मकान के पास आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो फूलवती भी नीचे उतर आई। वह चूड़ी वाला पहली ही नजर में फूलवती के मन में उतर गया और जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ियां पहनाऊं सेठानी, तो अनायास ही फूलवती के मुंह से निकल गया, जैसी तुम्हें पसंद हो। उस दिन से कैसे उस चूड़ी वाले और फूलवती के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि फूलवती उस चूड़ी वाले से अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी। अब उसके स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा था। अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी थी। जब चूड़ी के बहाने वह चूड़ी वाला आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा था तो पड़ोसियों को उसके संबंध पर शक होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और चूड़ी वाले के बीच संबंध बन गए हैं। एक दिन रामचरण लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद जब घर लौटा तो वह अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आया, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया। न ही वह रामचरण के साथ समय बिताने को व्याकुल दिखी।
रामचरण को शक हुआ कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं हो गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू कर चुप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने फूलवती से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता हूँ। फूलवती अचानक बोली, तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? हाँ, रामचरण ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, फूलवती बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को भरोसा देते हुए दूसरे दिन ही व्यापारी रामचरण व्यापार करने के बहाने घर से निकल गया, पर वह शहर से बाहर नहीं गया। उसने सारा दिन अपने दोस्त के घर बिताया और रात के 10 बजे वह अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का पेड़ था। रामचरण उस पेड़ पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की में बने छेद से उसने जो देखा उससे उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। खुद पर काबू बनाए हुए रामचरण उनकी बातें सुन रहा था कि तभी फूलवती चूड़ी वाले से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को ही यहाँ आ जाया करो। मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें लौटने में कम से कम 2 हफ्ते जरूर लगेंगे। फूलवती की बात सुनकर चूड़ी वाला बोला, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंधों पर शक करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने इस रिश्ते को समाप्त कर दें या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति रूपी कांटा सदैव के लिए रास्ते से हट जाए। फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है। खुद की मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण कुछ ज्यादा देर यह सब नहीं सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया कि आज रात ही आर पार की लड़ाई होगी, इससे पहले कि यह दोनों मुझे मार डालें। मुझे इन दोनों में से एक को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी दुकान पर जाकर एक तेज धार वाला खंजर ले आया और वापस आकर पेड़ के सहारे कुछ ही क्षणों में वह छत पर जा बैठा। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में थे तो मौका देखकर रामचरण अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए चूड़ी वाले की गर्दन रेत डाली। सुबह जब फूलवती की आंख खुली तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही उसे फांसी पर लटकना होगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उस लाश के कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को ले जाकर गंगा में बहा आई। रामचरण उस पेड़ पर चढ़कर यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर उसे इस बात का सुकून तो मिला कि आखिर उसने अपने प्रतिद्वंदी से पीछा छुड़ा लिया है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर वापस लौटा और अपने साथ फूलवती को देने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लेकर आया। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। खाना खाकर जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो? हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों से खोलकर व्यवस्थित ढंग से सजा लो। रामचरण की पत्नी बाहर जाकर एक बोरी उठाती है, लेकिन वह उससे नहीं उठती। इस पर वह बोल उठी, यह तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती।
यह सुनकर रामचरण के मुंह से निकल गया, क्या यह बोरी चूड़ी वाले की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहा आई हो। यह सुनकर फूलवती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका भांडा फूट गया है। उसके पति को उसके और चूड़ी वाले के प्रेम और आगे जो हुआ सब का पहले से ही पता है। अब यह अवश्य मुझे दंड दिलवाए बिना नहीं मानेगा। अब इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना दे, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां तलवार रखी थी। वह जल्दी से तलवार खूंटी से उतारकर म्यान से बाहर खींचकर रामचरण की ओर दौड़ी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देखकर रामचरण प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति ऐसी हो गई कि प्राण बचाने के लिए आगे आगे रामचरण भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देख कर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला। आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह सब मेरे सामने ही घटित हुआ हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद ली।